नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान के सभी टॉप प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा एनसीईआरटी और प्रीवाईक्यू पर आधारित होने वाला है। दोस्तों अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का हो या फिर रेलवे का, इंडिया का कोई एग्जाम है जिसमें दोस्तों साइंस पूछा जाता है, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों यहाँ से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो रेलवे और एसएससी में लगभग 10 से ज़्यादा बार ना पूछा गया हो। सभी के सभी प्रश्न दोस्तों रिपीटेड प्रश्न हैं, हर बार आने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वयस्क मनुष्य के ऊपर वाले जबड़े में कृंतक और चवरनक दांतों की संख्या कितनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऊपर वाले जबड़े की बात किया गया है। ऊपर वाले जबड़े में कुछ दांतों की संख्या कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों। कृंतक दांत बोला जाता है इसको दोस्तों। जो मान लीजिए इसको आधे आधे पे डिवाइड कर लेते हैं, ये यहाँ वाले जो दांत होते हैं दो, उसको कृंतक बोला जाता है। और चवरनक होता है दोस्तों, यहाँ पर जो होता है ये होता है चवरनक। इसके बीच में कौन सा भाग होता है? रंदनक। रंदनक होता है आप एकदम पीछे भाग होता है दोस्तों अग्र चवरनक। मतलब 4 भागों में इसको डिवाइड किया जाता है। 4 भागों में दांतों को डिवाइड किया जाता है। सिर्फ आधे पार्ट को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। और सेम इसी तरह से होता है इसके दूसरे साइड। सेम इसी तरह से दूसरे साइड होता है। जैसे ऊपर होता है सेम उसी तरह से नीचे होता है। उसी तरह से सेम नीचे होता है। तो कृंतक दांतों की संख्या की बात करें दोस्तों, 4 और 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कृंतक दांतों की संख्या 4 हो जाएगा और चौरड़क दांतों की संख्या हो जाएगा दोस्तों 6। कृंतक दांतों की संख्या 4 हो जाएगा और चौरड़क दांतों की संख्या हो जाएगा दोस्तों 6। ये दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों पूर्ण रूप से डिटेल की बात करेंगे दांतों के प्रकार के बारे में और कौन कौन से दांत होते हैं मानव शरीर में। तो दोस्तों बात किया जाए कि वयस्क मानव में आमतौर पर कुल 32 अस्थायी दांत होते हैं। 32 होते हैं, 16 नीचे होते हैं और 16 दोस्तों ऊपर होते हैं। 16 नीचे तथा 16 ऊपर होते हैं। दांतों की संख्या होती है 16 नीचे तथा 16 ऊपर। अवयस्क मानव में दांतों के प्रकार, दांत दोस्तों 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है कृंतक जिसे इंसीजर कहा जाता है। दूसरा होता है दोस्तों रदनक जिसे कैनिनस बोला जाता है। और तीसरा होता है दोस्तों अग्र चौरड़क जिसे प्रीमोलर बोला जाता है। चौथा होता है चौरड़क जिसे मोलर बोला जाता है। चौरड़क एकदम लास्ट में होता है, जो होता है दोस्तों ऊपर वाले जबड़े में दो, एक साइड दो होता है, दूसरे साइड में मतलब दाएं साइड दो होता है और बाएं साइड दो होता है। एकदम आखिरी वाला दांत उसको चौरड़क बोला जाता है। सॉरी 3-3 होता है। चौरड़क की संख्या 3-3 होती है। तो दोनों मिलाकर दोस्तों ऊपर वाले जबड़े में हो जाएंगे 6। चौरड़क होता है दोस्तों आखिरी में 3 दांत जो होता है उसको चौरड़क बोला जाता है। उसकी संख्या 3-3 होती है। ऊपर हो जाएगा 3, ऊपर हो जाएगा एक साइड 3, दूसरे साइड 3, टोटल हो गया ऊपर 6। तो हो जाएगा दोस्तों टोटल मिलाकर मनुष्य में 12 चौरड़क होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों कृंतक दांतों की संख्या 8 होती है। ऊपर हो जाएगा दोस्तों 4 जो शुरू में होता है। जैसे यहाँ पर देखिएगा, मान लीजिए कोई दांत है, ये ऊपर का हिस्सा है, ऊपर का इंसीजर, ये देखिएगा दोस्तों इंसीजर, ये चारों इंसीजर हैं। ये चारों क्या है दोस्तों? इंसीजर है, मतलब कृंतक दांत होगा। कृंतक दांतों की संख्या 4 होती है। ये ऊपर का दिया गया है, ये ऊपर या फिर नीचे का आप लोग मान सकते हैं। उसके बाद बोला गया दोस्तों रदनक। रदनक होता है 4। रदनक इसको बोला जाता है दोस्तों, ये वाला इंसीजर के बगल वाला ये जो नुकीले दांत होता है इसको बोला जाता है रदनक। रदनक एक इस साइड होता होगा, एक होता है दोस्तों इस साइड। एक इस साइड, एक हो जाएगा इस साइड, मतलब 2 हो गया। 2 ऊपर हो जाएगा तो 2 नीचे भी रहेगा रदनक। टोटल हो जाएगा दोस्तों 4। रदनक भी हो जाएगा दोस्तों 4। और दोस्तों आगे बात करें प्रीमोलर अग्र चौरड़क। अग्र चौरड़क होता है दोस्तों ये वाला दांत, ये वाला और ये वाला होता है अग्र चौरड़क। ये वाला इधर और ये वाला इधर, ये दोनों होते हैं अग्र चौरड़क। टोटल संख्या होती है 4। तो ऊपर और नीचे मिलाकर हो जाएगा दोस्तों तो टोटल 8 है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। फिर लास्ट में होता है 3 दांत जो बचते हैं। लास्ट में 3 दांत जो बचते हैं ये हो जाएंगे दोस्तों चौरड़क। पूर्ण रूप से जो दांतों का पूर्ण रूप से भोजन का जो पाचन करता है, मतलब चबाने का जो कार्य करता है चौरड़क करता है। इसकी टोटल संख्या ऊपर हो जाएगा 6। 3 एक साइड होता है, 3 दूसरे साइड होता है। ऊपर हो जाएगा 6 तो सेम होता है नीचे, नीचे भी हो जाएगा 6, मतलब मिलाकर टोटल हो जाएगा 12। मिलाकर टोटल 12 हो जाएगा। इस स्लाइड को दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। यहाँ से सभी एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों के फंसने वाले हैं। अब इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है ये भी आप लोग देख लीजिए, किस प्रकार से यूज करते हैं भोजन को काटने, चबाने तथा पाचन क्रिया में। भोजन इंसीजन मतलब कृंतक का काम होता है सामने के दांत जो होते हैं जो भोजन को काटने का काम करते हैं। रदनक होता है नुकीले दांत जो भोजन को फाड़ने के लिए
जाने जाते हैं। अगर चवर्णक होता है दोस्तों रदनक के पीछे वाला दांत, रदनक के पीछे वाला दांत जो होता है जो भोजन को चबाने और पीसने का काम करते हैं। चवर्णक होता है दोस्तों सबसे पीछे वाले दांत जो भोजन को बारीक पीसने में काम आते हैं। ये दोस्तों सभी का सभी डेफिनेशन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर भी दिया गया है उसकी संख्या के बारे में, इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। टूथ फार्मूला जैसे दोस्तों इंसीजर है, कैनाइन है, मोलर है और इंसीजर है, इन सभी के बारे में, प्री मोलर है, इन सभी के बारे में दिया गया। वन साइड अपर और लोअर के बारे में टोटल यहाँ पर दिया गया है। ये वन साइड का है, यह वन साइड का है, इसके अपोजिट सेकंड साइड होगा तो इसका डबल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये यहाँ से क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। आप लोग दोस्तों इसको पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा और दोस्तों कोई डाउट अगर रहे किसी भी क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में निसंदेह पूछ सकते हैं। बोला गया है जब सफ़ेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। यह भी क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। कितने रंगों में विभाजित होता है? तो 7 रंगों में विभाजित होता है। इस परिघटना को किस नाम से जाना जाता है? इस घटना को मतलब किस नाम से जाना जाता है? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, विवर्तन, अपवर्तन या फिर विचलन। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश का अपवर्तन की बात करें दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, तारे का टिमटिमाना। तारे का टिमटिमाना, तारे का टिमटिमाना होता है प्रकाश का अपवर्तन के कारण। ये दोस्तों क्वेश्चन लगभग दोस्तों 25 से ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। 25 से ज़्यादा बार पूछा गया प्रश्न है। तारे का टिमटिमाना किस घटना पर आधारित होता है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन कहीं कहीं दे देता है, कहीं कहीं पर दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन दे देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अपवर्तन। अगर दिखे तो इसका आंसर अपवर्तन होगा। इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस क्वेश्चन से एक क्वेश्चन बनता है, जो प्रकाश का जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म वाले ये कोण को क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है दोस्तों प्रिज्म कोण। इसको बोला जाता है प्रिज्म कोण। इसको याद रखिएगा दोस्तों, प्रिज्म कोण बोला जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्रिज्म कोण जो होता है, त्रिभुज का जो कोण होता है प्रिज्म का, उसी को बोला जाता है प्रिज्म कोण। टोटल दोस्तों अगर किसी प्रिज्म में सफ़ेद प्रकाश की किरण या फिर प्रकाश की किरण, सूर्य की प्रकाश की किरण अगर डालते हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। सबसे ऊपर वाला रंग होता है दोस्तों रेड मतलब लाल, और सबसे नीचे वाला होता है दोस्तों बैगनी। बैगनी रंग में दोस्तों सबसे ज़्यादा विचलन होता है और लाल रंग में सबसे कम विचलन होता है। और लाल रंग का दोस्तों तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है और दोस्तों बैगनी रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। ये सभी फैक्ट दोस्तों याद रखिएगा। पूर्ण रूप से डिटेल की बात करेंगे, यहाँ पर आप लोग देखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए यहाँ पर बोला गया है प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वह परिघटना है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण वह परिघटना है जिसमें श्वेत प्रकाश जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म, पारदर्शी प्रिज्म से गुजरने पर अपने 7 घटकों, अब कौन कौन से होते हैं दोस्तों? बैगनी, इंडिगो, नीला, इंडिगो मतलब जामुनी दोस्तों, इंडिगो मतलब जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल में विभक्त हो जाती है, मतलब विभाजित हो जाती है, 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। यह रंगों का समूह स्पेक्ट्रम मतलब वर्णक्रम कहलाता है। यह भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। इस प्रक्रिया में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक और लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। यहाँ पर दोस्तों आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, लाल रंग सबसे ऊपर, उस सबसे नीचे होता है दोस्तों बैगनी रंग। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है दोस्तों सबसे ज़्यादा विचलन किस रंग में होता है? सबसे ज़्यादा विचलन होता है दोस्तों, सबसे ज़्यादा विचलन यहाँ पर कोड देख लीजिएगा दोस्तों, बैगनी रंग में सबसे ज़्यादा विचलन होगा बैगनी रंग में। और दोस्तों सबसे कम विचलन देखिएगा यहाँ पर थीटा, जो थीटा बन रहा है ये लाल रंग वाला थीटा बन रहा है दोस्तों, लाल रंग वाला सबसे कम विचलन होगा। और इस कोण को दोस्तों प्रिज्म का कोण बोला जाता है। इस कोण को प्रिज्म का कोण बोला जाता है, ये भी दोस्तों याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप में पूछा जाता है दोस्तों कि नीला और पीला रंग के बीच में कौन सा रंग आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हरा। ये वाला दोस्तों सीरीज आप लोग याद रखिएगा, विबग्योर नाम से जाना जाता है, VIBGYOR, VIBGYOR, ये वाला सीरीज याद रखिएगा। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि का बीमा ML पर -3 है? ML पर -3 है। किस भौतिक राशि का बीमा ML पर -3 है? दोस्तों बीमीय सूत्र याद निकालने के लिए
बीमीय सूत्र निकालने के लिए 3 चीज़ों की आप लोगों को आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है। एक होता है दोस्तों केजी का जो बीमीय सूत्र होता है केजी, याद रखिएगा दोस्तों, केजी का बीमीय सूत्र होता है यम। केजी का बीमीय सूत्र होता है यम। लंबाई, अगर कहीं पर लंबाई दिया रहेगा, डिस्टेंस दूरी दिया रहेगा, तो दूरी के लिए मतलब डिस्टेंस यस के लिए पकड़ लीजिएगा दोस्तों यल, यस के लिए यल हो जाएगा। अगर दोस्तों टाइम से रिलेटेड रहेगा तो हो जाएगा दोस्तों टी, टाइम से रिलेटेड तो हो जाएगा दोस्तों टी। ये दोस्तों ये सभी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये 3 से आप लोग का कोई भी बीमीय सूत्र रहेगा आपको निकल जाएगा। लेकिन दोस्तों बीमीय सूत्र निकालने के लिए आप लोगों को फार्मूला याद रखने की बहुत ज़रूरी है। जैसे दोस्तों मान लीजिए अगर पूछा जाए तो एरिया मतलब क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र क्या होगा, तो ये क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणे लंबाई, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो चौड़ाई भी दूरी है, लंबाई दूरी है, तो दूरी का मतलब हो जाएगा दोस्तों यल। तो लंबाई के लिए यल हो जाएगा दोस्तों, और चौड़ाई के लिए भी मतलब दूरी है उसके लिए भी यल हो जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यल स्क्वायर हो जाएगा। तो क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र हो जाएगा दोस्तों यल स्क्वायर। बीमीय सूत्र दोस्तों निकालना बहुत आसान होता है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को मतलब सूत्र याद होना चाहिए, और दोस्तों ये तीनों डायमेंशन याद होना चाहिए। मतलब केजी के लिए यम, दूरी कैसा भी दूरी रहेगा, लंबाई रहे, चौड़ाई रहे या फिर चलने वाला दूरी रहे, उसके लिए यल, और समय के लिए दोस्तों टी का यूज करेंगे। अब दोस्तों इसमें पूछा गया है किस भौतिक राशि की बीमा है दोस्तों यम यल पर -3 है। और दोस्तों बात करेंगे घनत्व। घनत्व क्या होता है, इसमें बात करेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 घनत्व। घनत्व क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन घनत्व का सूत्र होता है। तो घनत्व का हो जाएगा दोस्तों घनत्व द्रव्यमान का जैसे हमने बताया है केजी वजन का हो जाएगा दोस्तों केजी का यम, द्रव्यमान का यम हो जाएगा। आयतन होता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे गहराई, हो जाएगा दोस्तों मतलब यल गुणे यल। तो मतलब 3 बार आ रहा है दोस्तों, तो यम बटे यल क्यूब। अब इसको यल क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो तो यहाँ पर घनत्व हो जाएगा दोस्तों यम यल क्यूब को ऊपर ले जाएंगे तो यम यल पर -3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 घनत्व। और दोस्तों यहाँ पर चारों ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। चारों ऑप्शन के बारे में जैसे घनत्व का होगा दोस्तों यम यल पर -3, कार्य, दाब और ऊर्जा की बात करेंगे। यहाँ पर पूर्ण रूप से डिटेल में हमने मेंशन किया, आप लोग देख सकते हैं। बोला गया है घनत्व का सूत्र होता है द्रव्यमान बटे आयतन, जो कि हमने ऊपर समझाया है। इसको निकालने का तरीका भी हमने बताया है। द्रव्यमान का हो जाएगा यम, आयतन का हो जाएगा दोस्तों यल क्यूब। और दोस्तों ऊर्जा हो जाएगा ऊर्जा और कार्य का दोस्तों मात्रक एक ही होता है, इसलिए दोस्तों इसका बीमीय सूत्र याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है बीमीय सूत्र। ऊर्जा और कार्य का बीमीय सूत्र होता है यम यल स्क्वायर टी पर -2, यम यल स्क्वायर टी पर -2। और दाब का होता है दोस्तों यम यल पर -1 टी पर -2। दाब का होता है यम यल पर -1 टी पर -2। ये दोस्तों ये चारों के चारों दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन। अगर दोस्तों आप लोगों का फार्मूला नहीं याद रहेगा, अगर ये वाला याद रख लीजिएगा। अगर आप लोगों को फार्मूला है तो सिंपली वहाँ पे पुट करके आप लोग निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर याद रहेगा तो सेकंडों में ये वाला क्वेश्चन आप लोग का बनने वाला है। बस दोस्तों इन सभी को दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऊर्जा और कार्य और दोस्तों दाब, ये चारों दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण आता है। यह दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हमने इसको मेंशन किया होता दोस्तों लगभग ये पेज पूरा भर जाता। PYQ पे आधारित है। PYQ दोस्तों किस ईयर में आया है, कहाँ पर पूछा गया, अगर उसको मेंशन किया होता है तो पूरा स्लाइड भर जाता, इसलिए दोस्तों इसको मेंशन नहीं किया गया। बोला गया नींबू का खट्टा स्वाद निम्नलिखित में से किस अम्ल की उपस्थिति के कारण आता है। तो नींबू में दोस्तों कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। मतलब दोस्तों लगभग सभी खट्टे फलों में। और दोस्तों एसिटिक अम्ल की बात करें, एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, सिरका में। अब आप लोग कहेंगे सिरका भी खट्टा होता है, लेकिन इसका दोस्तों pH वैल्यू अलग अलग होता है, और सिरके में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल की बात करें दोस्तों तो चींटी के काटने और दोस्तों बिच्छू के डंक,
बिच्छू के डंक, चींटी के काटने और बिच्छू के डंक में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। तो यहाँ पर लैक्टिक अम्ल की बात करें तो दूध और दही में, दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम याद रखिएगा दोस्तों, इसको बोला जाता है मेथोनोइक अम्ल। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम बोला जाता है मेथोनोइक अम्ल। यहाँ पर पूर्ण रूप से डिटेल में बात किया गया दोस्तों। जैसे सिट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, मुख्य प्राकृतिक स्रोत जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, अंगूर में दोस्तों एक अम्ल और पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ये इसको भी दोस्तों याद रखेगा। स्ट्रॉबेरी, टमाटर में भी दोस्तों ये सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, लेकिन ऑक्जेलिक अम्ल भी पाया जाता है। टमाटर हो गया, पालक हो गया, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। जिसका रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों, सिट्रिक अम्ल का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा C6H8O7। इसका होता है C6H8O7 इसका होता है रासायनिक सूत्र। एसिटिक अम्ल को बोला जाता है एथेनोइक अम्ल, और फार्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल। उसको मेथेनोइक अम्ल, फार्मिक अम्ल को, और एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल। एसिटिक अम्ल का सूत्र की बात करें CH3COOH। एसिटिक अम्ल का सूत्र की बात करें दोस्तों, ये हो जाएगा CH3COOH। और दोस्तों फार्मिक अम्ल जिसे मेथोनोइक अम्ल बोला जाता है, मेथोनोइक अम्ल बोला जाता है। इसका सूत्र होता है दोस्तों HCOOH इसका सूत्र होता है। इसको दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। फार्मिक अम्ल जिसे मेथोनोइक अम्ल बोला जाता है HCOOH हो जाएगा। सिट्रिक अम्ल का सूत्र होता है C6H8O7। ये सभी दोस्तों नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला भी दोस्तों, सूत्र, रासायनिक सूत्र भी दोस्तों क्वेश्चन बनकर आता है सभी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी क्वेश्चन सांद्रता वाला क्वेश्चन जो होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 1 लाइनर के फॉर्म में न्यूमेरिकल बनता है दोस्तों। इसको पूरा ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर बोला गया है 1 बिलियन में 120 ml पानी है। किसी बिलियन में मान लीजिए दोस्तों ये कोई जार है, इसमें 120 ml पानी है, इसमें दोस्तों 40 ml अम्ल मिलाया जाता है। इसमें 40 ml अम्ल है, 40 ml अम्ल है। विलियन के आयतन प्रतिशत के आधार पर सांद्रता कितनी है? आयतन के आधार पर आयतन हो जाएगा दोस्तों, टोटल आयतन की बात करें, तो 120 प्लस 40 तो हो जाएगा दोस्तों कितना, 160। टोटल आयतन हो गया 160, टोटल आयतन हो गया 160 ml, 160 ml। और दोस्तों सांद्रता की बात करें, तो ये हो जाएगा दोस्तों विलिय बटे टोटल विलियन, विलिय बटे टोटल, यहाँ पर टोटल, विलिय बटे टोटल। तो विलिय हो जाएगा दोस्तों, विलिय की बात करें तो ये हो जाएगा दोस्तों 40। कितना मिलाया जा रहा है, टोटल हो गया 160। इसको डिवाइड करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। और इसको दोस्तों सांद्रता हमेशा दोस्तों प्रतिशत के आधार पर अगर पूछे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 25%। 25% ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 25%। ये दोस्तों तरीका याद रखिएगा। अगर दोस्तों आयतन के आधार पे पूछे तब भी जो मिलाया जा रहा है वो बटे टोटल, और अगर दोस्तों केजी के द्रव्यमान के आधार पर पूछे तब भी ऐसे ही फार्मूला लगेगा, मतलब जो मिलाया जा रहा है वो बटे टोटल द्रव्यमान। इसको दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन हमेशा बनता है। यहाँ पर पूर्ण रूप से डिटेल की बात करें, आप लोग देखिएगा, बोला गया है विलयन का आयतन इतना, टोटल विलयन हो जाएगा तो विलय आयतन प्लस विलायक, तो हो जाएगा दोस्तों 160। आयतन प्रतिशत की बात करें दोस्तों तो 40 बटे 160 गुणे 100, आंसर हो जाएगा 25%। आगे बात करते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया है एक लंबवत फेंकी गई गेंद 10 सेकंड बाद पृथ्वी पर वापस आ जाती है। एक लंबवत, मान लीजिए कोई गेंद है, इसको लंबवत फेंका जा रहा है, और दोस्तों ये वापस आने में टोटल समय लग रहा है, टोटल समय लग रहा है 10 सेकंड। अब दोस्तों इसमें पूछा गया है गेंद के फेंके जाने की वेग, मतलब जो गेंद फेंका जा रहा है, गेंद जब फेंका जा रहा है तो इसका वेग कितना होगा, यह पूछा गया है।
मतलब यू का मान पूछा गया है, प्रारंभिक वेग पूछा गया है। अब दोस्तों प्रारंभिक वेग यू का मान पूछा गया है। अब जब फेंका जा रहा है तो ये आखिरी पॉइंट पर, एक जब सबसे ऊंचाई पर जहाँ पर जाकर गेंद वापस आने की शुरू करेगा तो वहाँ पर इसका वेलोसिटी मतलब वेग शून्य हो जाएगा। तो वी का मान अंतिम वेग वी का मान शून्य हो जाएगा। अब प्रारंभिक मान यू का मान पूछा है। ऊपर जाने में समय, जितना जाने में समय लगेगा उतना ही आने में समय लगेगा। टोटल समय दिया 10 सेकेंड, तो जाने में समय दोस्तों हो जाएगा 5 सेकेंड, जाने में समय हो जाएगा 5 सेकेंड। और दोस्तों जी का मान दिया है इसमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जी को दोस्तों यहाँ पर गति का समीकरण यूज करेंगे v माइनस यू इक्वल टू ए प्लस वी माइनस यू इक्वल टू ए टी। तो v का मान हो जाएगा दोस्तों शून्य, v का मान हो जाएगा शून्य, u का मान हो जाएगा, u का मान पूछा गया है तो माइनस में हो जाएगा। और a का मान हो जाएगा, दोस्तों -10। क्यों -10 होगा दोस्तों? अपोजिट में किया गया कार्य है, धीरे धीरे मंदन हो रहा है, रुक रहा है, गेंद धीरे धीरे रुक रहा है ऊपर जाकर, इसलिए दोस्तों उसको माइनस लिया जाएगा। तो ए को दोस्तों गुरुत्वीय त्वरण जी के फॉर्म में लिया जाएगा और टी का मान हो जाएगा 5। टी का मान हो जाएगा दोस्तों 5। तो इसका आंसर हो जाएगा -50। और यहाँ पर पहले ही माइनस यू है तो ये इसका आंसर हो जाएगा यू का मान हो जाएगा दोस्तों 50 मीटर पर सेकेंड। यू का मान हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों जल्दबाजी में लोग क्या करते हैं, टी का मान 10 रख लेते हैं, इसलिए दोस्तों इसका आंसर गलत हो जाता है। टी का मान 10 नहीं होगा। ये दोस्तों ऊपर जाने वाले पूछा गया है, टोटल नहीं पूछा गया है। ऊपर जाने के लिए पूछा गया है तो टी का मान आधा हो जाएगा। इसको दोस्तों याद रखिएगा, टी का मान दोस्तों आधा हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया गया है, जी का मान ऋणात्मक होगा मंदन के कारण। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।